Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 6th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 6 दिसंबर 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यार हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमेशा की तरह हम लोगों ने अपना टारगेट रख रखा है 1K प्लस लाइक्स का, तो आज भी आप लोग को इस वीडियो पर 1000 लाइक्स को क्रॉस करने हैं। साथ साथ आप लोग को पता ही है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ क्विज की प्रैक्टिस भी करते हैं। इसमें होगा क्या, आप लोगों को वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ इस क्विज को शेयर करूंगा और इन सभी के आंसर्स इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट में इस क्विज को अटेंड करना, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया हूँ। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अपने पिछले वाले जो क्विज प्रैक्टिस है इसकी आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग रिविजन भी करते हैं। तो 4 दिसंबर की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि 5 दिसंबर को हमने ऑलरेडी रिविजन ही किया था। तो यहाँ पर जो पिछले वाले हमने क्विज प्रैक्टिस करी थी इसके आंसर कीज क्या क्या है आप लोग मैच कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, बेसिकली अब यहाँ पर G20 ट्रोइका को तैयार किया गया है। इस ट्रोइका के अंदर कितनी कंट्रीज हैं? 3 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? इंडोनेशिया, इटली और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है ये यहाँ पर कौन सी चीज़ को ठीक करती है? तो वो इनफर्टिलिटी है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने एक प्लान को अनाउंस किया है, उस प्लान में बहुत सारा पैसा लगाया जाएगा, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो वो यहाँ पर प्लान का नाम क्या है? उसका नाम है ग्लोबल गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो 2013 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, एक तरीके से जो नेचुरल फार्मिंग होती है, स्पिरिचुअल फार्मिंग सिस्टम है, इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप करने के पीछे यहाँ पर एक पद्मश्री अवार्डी हैं सुभाष पलेकर, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, नेचुरल फार्मिंग अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया था एक जापानीज फार्मर है मसानोबु फुकुओका। इन्होंने अपनी बुक के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, तो उस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अगर कोई सीबीआई है, मान लो सीबीआई को किसी राज्य में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सीबीआई को उसकी कंसेंट लेना पड़ता है, उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें कौन से एक्ट में मेंशन्ड है? तो यहाँ पर सेक्शन 6 के अंदर मेंशन्ड है, सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो ये सब यहाँ पर हमारे 4 दिसंबर के आंसर कीज हैं, इसको आप लोग मैच कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने सभी आंसर सही दिए होंगे। तो आज भी वीडियो को इसी प्रकार से अच्छे से सुनना है, लास्ट में इस क्विज को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखो यहाँ पर क्या है। नवंबर के महीने का जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है ये मैं कल अपलोड कर चुका हूँ, इसको जाकर आप लोग देख सकते हो। नवंबर के महीने के जितने भी आर्टिकल हैं, चाहे वो पॉलिटी के हो, इकोनॉमी के हो, ज्योग्राफी के हो, हिस्ट्री के हो, एनवायरमेंट के हो, सभी आर्टिकल्स को, सभी करंट अफेयर को कवर किया गया इस वीडियो में, तो जाकर आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ करना क्या है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना नवंबर 2021 मंथली करंट अफेयर बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना, लगभग 3 घंटे के आसपास का वीडियो है, इसको आप लोग देख सकते हो। सारे आर्टिकल्स आपके कवर हो जाएंगे, इनफैक्ट रिविजन तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है ये भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया है टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे अपने आर्टिकल को। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में, मतलब इनके बीच का डिस्प्यूट तो देखो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। डिस्प्यूट तो समझेंगे हम लोग, साथ ही साथ अभी क्या चर्चा हो रही है, श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस हैं वो लगातार बढ़ चुके हैं, तो उन क्राइसिस को कम करने के लिए भारत ने कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। वो सपोर्ट क्या है तो हम इसको देखने वाले हैं। द हिंदू का आर्टिकल है और यहाँ पर मैं आपको सारे सोर्सेस दिखाता रहूंगा कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो हाल ही में इंडिया और श्रीलंका ने दोनों ने मिलकर अग्री किया है 4 एग्रीमेंट्स को लेकर। अब ये जो चारों एग्रीमेंट है ये श्रीलंका की मदद करेंगे, श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसको यहाँ पर कम करने में मददगार रहने वाले हैं। और देखो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस ही नहीं, बहुत सारे क्राइसिस आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे, चाहे वहाँ पर हम लोग
देख पाएंगे जो खाने का प्राइस है, फूड के प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं, इनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो काफ़ी तेज़ी से गिर चुकी है, इनके पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुका है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी श्रीलंका के थ्रू, इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार की क्राइसिस श्रीलंका के अंदर आज के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इन सारे क्राइसिस के दौरान इंडिया ने यहाँ पर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की है। मैप को देखेंगे सबसे पहले तो आप देख पाओगे ऊपर इंडिया का मैप है, नीचे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये श्रीलंका हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी मैप पर वापस आएंगे क्योंकि कुछ और इश्यूज को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इसी मैप के थ्रू। तो क्या क्या डिस्कशन हुआ, सबसे पहला अग्रीमेंट हुआ लाइन ऑफ क्रेडिट का। देखो भारत ने यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाया है श्रीलंका को और डेफिनेटली आगे भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी और आगे भी यहाँ पर ज़रूरत होगी तो यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर कुछ पैसा एज अ लोन फॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो श्रीलंका है फूड, मेडिसिन, फ्यूल परचेज, इन सारी जो क्राइसिस चल रहे हैं उन क्राइसिस से निपट पाएगा। तो आप देख पाओगे कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिकली एक उधार की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है भारत ने, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, इससे श्रीलंका काफ़ी हद तक उभर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर करेंसी स्वैप के बारे में अग्रीमेंट हुआ है। तो इंडिया और श्रीलंका दोनों ने मिलकर करेंसी स्वैप अग्रीमेंट को किया है। इससे क्या होगा, इससे श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक कम होंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है। करेंसी स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना। स्वैप का एग्जैक्टली मतलब तो है एक्सचेंज करना। या क्या होगा, इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर अपनी अपनी करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम पर क्या है आप देख पाओगे इसके अंदर क्या होगा, इंडिया श्रीलंका को अगर भारत की करेंसी चाहिए होगी तो यहाँ पे डेफिनेटली वो डायरेक्टली भारत की करेंसी ले सकेगा, सरकार से करेंसी ले सकेगा। अगर यहाँ पर इंडिया को श्रीलंका की करेंसी चाहिए होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर श्रीलंका से हम लोग करेंसी ले सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वगैरह भी लगता रहता है और यहाँ पर क्या होता है बेसिकली आने वाले कुछ साल के लिए, मतलब जितने साल के लिए भी अग्रीमेंट किया हो गया होगा कि इतने टाइम बाद हम लोग इस करेंसी को चुका देंगे, तो यहाँ पर इस बेसिस पर ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया, बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब है एक्सचेंज करना। तो करेंसी स्वैप के अंदर दो कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जहां पर अपनी करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ में कि भाई इतने टाइम तक ये करेंसी एक्सचेंज की जाएगी और उसके बाद हम लोग को वापस चाहिए, इतना कुछ इंटरेस्ट चाहिए। तो इस बेसिस पर यहाँ पर एक करेंसी एक्सचेंज करवाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के टाइम पर इंडिया की करेंसी की ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द श्रीलंका। इस वजह से यहाँ पर श्रीलंकन एक तरीके से इंडिया की करेंसी को एज अ करेंसी एक्सचेंज लेना चाहेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि करेंसी स्वैप की काफ़ी हद तक फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर जो एक तरीके से क्राइसिस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसको टैकल कर पाएंगे और आराम से यहाँ पर इंडियन करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस प्रकार की फैसिलिटी देखो पहले इंडियन बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन के बीच में होती थी कि भारत के अंदर कोई बिजनेसमैन है, उसको श्रीलंका के अंदर मार्केट एक्सेस चाहिए, श्रीलंका की करेंसी चाहिए। तो और श्रीलंका के अंदर कोई व्यक्ति है और वो बिजनेसमैन है, उसको इंडिया के अंदर मार्केट एक्सेस चाहिए, इंडियन करेंसी चाहिए, तो आपस में वो लोग करेंसी एक्सचेंज कर लेते थे कि भाई लो मेरी करेंसी तुम ले लो और अपनी करेंसी मुझे दे दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सचेंज करके काम चल जाता था। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये सरकार के बीच में भी होता है, जो कि अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई है। इसमें क्या होगा, जो इंडिया है वो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको वापस से रिवाइव करेगा, उसको वापस से मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम करेगा। जैसे कि त्रिंको ऑयल फार्म हो गया जिसको इंडिया बहुत लंबे समय से परस्यू कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर इनका त्रिंकोमेली हार्बर हो गया, एक बेसिकली एक बंदरगाह है और आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसको भी एक तरीके से इंडिया आज के टाइम पर मॉडर्नाइज करने के ऊपर फोकस करेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो लगातार इंडिया एक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने वाला है श्रीलंका के अंदर। हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया भी है, आने वाले टाइम पर हम लोग और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ताकि श्रीलंका अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से उभर सके। ये हुई बात कि अभी हमने क्या क्या एग्रीमेंट किया है कि किस प्रकार से श्रीलंका को उसके दिक्कतों से निकालने वाले हैं। लेकिन दूसरी बात अगर हम देखें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में अपने आप में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे विवाद हैं। ठीक है, और वो इश्यूज क्या क्या हैं, सबसे पहला इशू है किलिंग ऑफ फिशरमैन। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। हमने बहुत बार कवर किया है अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर। जैसा मैंने बताया था हमें मैप पर वापस आना पड़ेगा, तो आ चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपको मैप देखना है। इस बीच में ये जो रीजन है इसको हम लोग पाक बे वाला रीजन बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है ना, इस वाले रीजन में मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं और इधर इंडिया का जो यहाँ पर तमिलनाडु वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ के जो बहुत सारे फिशरमैन्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, ये मछली मारने के लिए आते हैं, यहाँ से मछली मार के ले जाते हैं, इससे यहाँ पर उसको बेचते हैं, अपनी लाइवलीहुड को व्यतीत करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बेसिकली इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर जो ये मछुआरे होते हैं ये इस इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मैरीटाइम इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, समुद्र के अंदर भी एक इंटरनेशनल बाउंड्री है।
तो क्या होता है, यहाँ पे मछुआरे इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, श्रीलंका की टेरिटरी में घुस जाते हैं, श्रीलंका इनको पकड़ लेता है, श्रीलंकन नेवी जो है इन लोगों को पकड़ लेती है, या फिर कभी कभी हमने देखा है कि गोलियां भी चला दी जाती हैं और बहुत सारे फिशरमैन की डेथ भी होती हैं इसी प्रकार से। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा इशू है, पता है इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया कि इसका सोल्यूशन आखिरकार क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो किलिंग ऑफ इंडियन फिशरमैन है बाय श्रीलंकन नेवी, अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू है और बहुत तगड़ा इशू है। साल 2019-20 के अंदर बात करें तो लगभग 284 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, और 53 इंडियन बोट्स हैं जिनको यहाँ पर श्रीलंकन अथॉरिटीज ने अपने कब्जे में रख रखा है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में जब इश्यूज के बारे में चर्चा आएगी तो पहला इशू आपको ये लिखना ही लिखना है, इसको तो ध्यान में रखना है, इसको रट लेना। दूसरा यहाँ पर इशू हमने देखा है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट के बारे में। वापस चलते हैं मैप पर। अब यहाँ पर आप कह सकते हो, मान लो यहाँ पर एक पोर्ट है, ठीक है, एक पोर्ट को बनाना है। अब इस पोर्ट को बनाने के लिए क्या हुआ, इंडिया और जापान ने मिलकर अग्रीमेंट किया कि भारत और जापान दोनों मिलकर श्रीलंका के अंदर इस वाले पोर्ट को बनाएंगे। अब क्या हुआ, जब इस पोर्ट को बनाने गए एकदम लास्ट टाइम पर श्रीलंका ने मना कर दिया, नहीं आप लोग इस पोर्ट को मत बनाओ, इसका क्या नाम है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट। तो यहां पर आप कह सकते हो ये जो प्रोजेक्ट साइन हुआ था, इस प्रोजेक्ट को यहां पर श्रीलंका ने लास्ट में मना कर दिया, आप मत बनाओ। और पता है क्या हुआ फिर उसके बाद, यहां पर इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसको दे दी, चाइना को दे दी। अब क्या हुआ, यहां पर इंडिया को एक तरीके से मनाने के लिए बोला कि आप ईस्ट कोस्ट टर्मिनल को मत बनाओ, आप वेस्ट कोस्ट टर्मिनल को बना सकते हो, इस वाले पोर्ट को डेवलप कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर इंडिया के बीच में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया, इंडिया को मनाने की यहां पर पूरी तरह से कोशिश की गई। फिलहाल यहां पर एक इशू ये भी देखने को मिला, क्योंकि इंडिया काफी नाराज हुआ जब लास्ट वक्त पर ये टाइम आया, हम लोग इस पोर्ट को डेवलप करने जा रहे थे, तो क्या हुआ, इसको नहीं डेवलप करने दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा इशू, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है श्रीलंका के अंदर। चाइना ने बहुत सारा पैसा लगा रखा है श्रीलंका के अंदर, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एफडीआई की बात करें, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो चाइना का बहुत ज़्यादा है, मतलब चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया से भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बहुत सारा लोन दे रखा है श्रीलंका को। आज के टाइम पर एक तरीके से श्रीलंका आप कह सकते हो कि जो डेट ट्रैप पॉलिसी होती है इसके अंदर फंसा पड़ा है, मतलब चाइना ने इतना लोन दे रखा है कि श्रीलंका उस लोन को नहीं चुका पा रहा है। अब उस लोन को चुकाने के लिए भी श्रीलंका को और पैसा चाहिए, तो इस प्रकार से आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर ये क्राइसिस नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से क्या हुआ, चाइना ने हम्बनतोता पोर्ट को भी ले लिया है। श्रीलंका का जो हम्बनतोता पोर्ट है उसको अपने कब्जे में पूरी तरह से ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो जब पूरी तरह से कंट्रोल ये देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना आज के टाइम पर कोलंबो पोर्ट सिटी को डेवलप कर रहा है, उसका बहुत सारे पोर्ट्स बना रहा है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, हम्बनतोता पोर्ट अपने पास रख चुका है, तो आप समझ सकते हो कि कितना हद तक यहाँ पर कंट्रोल पा चुका है। तो आज के टाइम पर चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बड़ा है, इसकी वजह से भी इंडिया श्रीलंका के इश्यूज काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर बात करी करंट इशू को, फिर उसका दोनों के रिलेशंस के बीच में क्या एक तरीके से दरारें आती हैं वो हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं एग्जैक्टली इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में, जो कि आप लोग कहीं पर भी इंटरनेशनल रिलेशन की स्टैटिक बुक उठाओगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप लोग देख पाओगे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बैकग्राउंड के बारे में। इसका बैकग्राउंड क्या बताता है, बैकग्राउंड भाई बहुत पुराना है, 2500 साल से भी ज़्यादा पुराने रिलेशनशिप हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, हर प्रकार के रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेंगे। हर प्रकार के यहाँ पर लोग श्रीलंका के इंडिया में देखने को मिलेंगे, इंडिया के श्रीलंका के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर श्रीलंका बार बार बोल रहा हूँ, आखिरकार यहाँ पर इसको श्रीलंका बोला जाएगा, मेरे मुँह से यहाँ पर श्रीलंका ही निकल रहा है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा श्रीलंका बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, एक तो सबसे पहला बैकग्राउंड हमने देखा, 2500 साल पुराना इनका रिलेशन है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंट्रीज के रिलेशनशिप हमने स्टार्टिंग में देखे हैं, ग्रो हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमेशा से श्रीलंका की तरफ, और वो सपोर्ट क्या रहा है, टेररिज्म के अगेंस्ट में। तो क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर हमने देखा सिविल वॉर काफ़ी ज़्यादा हुई। अब सिविल वॉर इनकी कंट्री के अंदर जो गृह युद्ध हुआ, इसमें भारत ने श्रीलंका को सपोर्ट किया कि वो अपने कंट्री के अंदर आतंकवाद से लड़ सके, तो ये सबसे बड़ा स्टेप देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है, भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है इस कंट्री को, भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है। लगभग आप कह सकते हो जब ये सिविल वॉर हुआ बहुत सारे लोग बेघर हो गए, तो वहाँ पर इंडिया ने, जो इंडिया का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है बेसिकली, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था श्रीलंका के अंदर। यहाँ पर 50,000 के आसपास घर दिए गए उन लोगों को जो कि यहाँ पर उस गृह युद्ध से अफेक्ट हुए थे। तो इस प्रकार की चीज़ें भारत ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाई हैं श्रीलंका को। उसके बाद कोरोना वायरस का जब टाइम आया, कोविड काफ़ी तेज़ी से फैला, बाय द वे अभी फिर से नए नए केसेस निकल कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब उस टाइम पर साल 2020 में काफ़ी तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ रहा था, अपने पीक पर था, तो
वापस से भारत ने बहुत सारा पैसा प्रोवाइड कराने के बारे में चर्चा करी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का करेंसी स्वैप प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ पैसा यहां पर अगेन करेंसी एक्सचेंज करने वाले हैं। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन हो गया और भी बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, ये सब यहां पर भारत ने प्रोवाइड करवाया श्रीलंका को। उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों कंट्रीज के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ अभ्यास होते हैं। अभ्यास की बात करें तो दोनों कंट्रीज की मिलिट्री के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, मित्र शक्ति, ध्यान रखना मिलिट्री मित्र शक्ति। उसके बाद दोनों कंट्रीज की नेवल के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, स्लीनेक्स, ठीक है, नेवी के बीच में होता है स्लीनेक्स। तो आपको ध्यान रखना है दो प्रकार की एक्सरसाइज हैं, मिलिट्री के बीच में मित्र शक्ति और नेवी के बीच में स्लीनेक्स। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आज के टाइम पर श्रीलंका और भारत दोनों यहां पर बहुत सारे ग्रुप्स के पार्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसी प्रकार से एक और दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है सार्क, ठीक है। अब क्या इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, इसमें यहां पर आप देख पाओगे श्रीलंका भी पार्ट है और इंडिया भी पार्ट है, लेकिन इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले करता है इन बॉडीज के अंदर, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको आर्टिकल बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है, एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करवा दी। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और यहां पर पॉलिटी आती है हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर। आर्टिकल बहुत जबरदस्त होने वाला है। अभी हमने नागालैंड स्टेटहुड डे को ऑब्जर्व किया, एक तरीके से सेलिब्रेट किया है, तो डिस्कस करेंगे नागालैंड के बारे में। नागालैंड के बारे में आज आप लोग को सारी बातें जानने को मिलने वाली हैं, जो कि आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो। ये बातें कभी बदलेंगी नहीं, हमारा इतिहास है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बधाइयाँ दी नागालैंड को कि भाई उनका स्टेटहुड डे सेलिब्रेट हुआ, लेकिन कौन सी तारीख को, ये है तारीख 1 दिसंबर को, ठीक है। तो 1 दिसंबर को, वही 1 दिसंबर जो 2021 निकली है, अभी हमने उसमें नागालैंड का 59th स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट किया है। क्वेश्चन बन सकता है कौन सा स्टेटहुड डे है, तो वह 59th। ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ पर 59 स्टेटहुड डे है जिसको सेलिब्रेट किया गया। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड को स्टेट बनाने के बारे में चर्चा एक एक्ट के थ्रू हुई थी, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। इसको लाया गया पार्लियामेंट के थ्रू ताकि नागालैंड को एक अलग से राज्य बना दिया जाए। फिर आगे ये एक्ट आगे बढ़ता है और फिर फाइनली 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है, अलग से राज्य बना दिया जाता है। इसकी कैपिटल कोहिमा होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, तब से हम लोग 1 दिसंबर को आप कह सकते हो कि नागालैंड का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर 1963 से लगभग 59th ईयर हो चुके हैं, तो अभी रिसेंटली 1 दिसंबर को 59th स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट किया गया। नागालैंड की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया तो इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। उस समय जो नागा टेरिटरी है वो एक तरीके से असम का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हम लोग देखते थे, लेकिन क्या हुआ, जो नागा ट्राइब्स हैं बेसिकली वहाँ पर नागालैंड के अंदर बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट निकल कर आए। इन्होंने डिमांड करी, नहीं हम लोग को एक अलग से जगह चाहिए, इंडिया से अलग जगह चाहिए, एक अलग से हम लोग को नागालैंड, हम लोग को अलग से एरिया चाहिए। तो नागालैंड के अंदर ये डिमांड उठी, बिल्कुल बहुत तेज़ी से डिमांड उठ रही थी। और क्या हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने इनको मनाने के लिए, इनको एक तरीके से हम नहीं चाहते थे हमारे इंडिया से एक पार्ट अलग हो, तो बिल्कुल इनको मनाने के लिए जो बहुत सारा पार्ट्स है, जैसे कि नागा हिल्स हो गया, नागा हिल्स जो रीजन ऑफ असम का है, ठीक है, असम के अंदर नागा हिल्स थे, उन सबको यहाँ पर एक तरीके से कंबाइन किया गया, नागालैंड के अंदर लाया गया, नागालैंड के एरिया को काफ़ी बढ़ाया गया। अब क्या हुआ, अब भी बात बन नहीं रही थी, तो फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। 1957 से डायरेक्ट आते हैं हम लोग 1960 पर। तो 1960 में यहाँ पर सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए, इश्यूज़ को बिल्कुल सुलझाने के लिए नागालैंड को हमने डिसाइड कर लिया, चलो भाई आपकी सुनते हैं, एक अलग से राज्य बना देते हैं, इंडिया से अलग नहीं करेंगे, एक अलग से स्टेटहुड यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो 1963 में फाइनली यहाँ पर नागालैंड ने अपना स्टेटहुड को अचीव किया, एक राज्य बना। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, 1963 के बाद जो 1964 अगले ही साल क्या हुआ, यहां पर इनकी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो आ चुकी थी और फिर उसके बाद यहां पर सरकार के हिसाब से इनका काम चलने लगा। तो कहां पर है नागालैंड, इंडिया का मैप आप यहां पर देख पा रहे होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न वाला इलाका हो गया, इधर आपको ये यहां पे नागालैंड वाला स्टेट देखने को मिलेगा। कुछ जूम करके कुछ इस प्रकार से ये नजर आता है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद नागालैंड की ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी अभी हम लोगों ने इसके मैप में ही देखी है। अब क्या होगा, इसको आप लोग जाकर एक बार अच्छे से मैप में भी देख सकते हो कि इसके आसपास कौन कौन से रीजन है, असम है, म्यांमार है, नीचे मणिपुर है, तो इसकी ज्योग्राफी आप देख सकते हो कि कौन कौन से और भी यहाँ पर जगह से ये एक तरीके से कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्थ साइड में अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, फिर उसके बाद यहाँ पर मणिपुर आपको साउथ साइड में देखने को मिलेगा, असम आपको वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर आते हैं।
बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो नागालैंड के अंदर बहुत सारे फ्लोरा और बहुत सारे फौना दोनों पाया जाता है, मतलब कि बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, जैसे कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो बांस होता है जिसको हम लोग बैम्बू बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पाम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसका जानवर की बात करें तो एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, पेंगोलिन और भी बहुत सारे अलग अलग जानवर जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, बेयर, मंकी, सांबर डियर, बफेलो, वाइल्ड ऑक्सन, सभी प्रकार के यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं। लेकिन अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथुन या फिर गयल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या नाम है, मिथुन या फिर इसको गयल बोला जाता है। ये नागालैंड का स्टेट एनिमल है, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, वो मिथुन या फिर गयल, तो आपको ध्यान रखना है। प्लस यहाँ की स्टेट बर्ड कौन सी है, तो यहाँ पर इनका राज्य जो पक्षी है वो यहाँ पर ब्लिथ है, ब्लिथ ट्रैगोपन यहाँ पर इसका नाम है। दोनों आप ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग ट्राइब्स, बहुत सारे आदिवासी लोग पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उनके नाम अलग अलग आप देख पाओगे, बहुत सारे हैं। आउस, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे तंगखुल, सेमास, अगामीस और भी बहुत सारे रेंगमास, और यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग यहाँ पर प्रजातियाँ अलग अलग ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं, तो आप इनके बारे में भी एक आइडिया रख सकते हो। अब नागालैंड के अंदर इकॉनमी किस प्रकार से चलती है, पैसा कैसे कमाते हैं, तो यहाँ पर देखो पैसा सबसे ज़्यादा जनरेट होता है एग्रीकल्चर की वजह से। जो यहाँ पर खेती बाड़ी है वो बहुत होती है, खासकर बात करें यहाँ पर इनकी जो एक तरीके से 19 जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर ही करती है, एग्रीकल्चर से यहाँ पर ये पैसा जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल हो गया, कॉर्न जिसको मक्का बोलते हैं, उसका बाद स्मॉल मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर, शुगर केन, पोटैटो, टोबैको, ये सारी चीज़ यहाँ की प्रिंसिपल क्रॉप है। इन्हीं सब चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है और इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर अर्निंग की जाती है। आज के टाइम पर नागालैंड के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान रखना क्योंकि चर्चा में है। और वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, नागालैंड के अंदर एक है इंतांकी नेशनल पार्क। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, देखो चारों नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनका नाम आपने बहुत कम ही से सुना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डेफिनेटली चांसेस से बन सकता है। नेक्स्ट आप देख पाओगे यहाँ पर क्या है, शिंगपान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है यहाँ पर पुली बर्डजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चौथा है फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर ये एक नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं नागालैंड के अंदर, जिनको एक प्रोटेक्शन दी गई है। आगे बढ़ेंगे, अब नागालैंड में एक बहुत बढ़िया फेस्टिवल और बहुत जाना माना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट करा जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में, जो कि अभी इस टाइम पर चल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये फेस्टिवल कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी सन 2000 से यहाँ पर एक तरीके से इस फेस्टिवल को मनाना स्टार्ट किया है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। हॉर्नबिल बेसिकली एक पक्षी का भी नाम होता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से रिलेट करता है, तो ये भी आइडिया रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। आई होप आपको सेकंड आर्टिकल भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, जानेंगे हम लोग दुनिया में सबसे महंगा शहर कौन सा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट आई है जिसने बताया है दुनिया का सबसे महंगे शहर के बारे में। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया और इंडियन एक्सप्रेस भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। तो हाल ही में रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, इसने रिलीज किया है और रिलीज करते हुए बताया इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, बिल्कुल यहाँ पर यही एक ऐसी जगह है दुनिया भर में, एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है रहने के लिए। अब ये आपको जानना है और इसके बारे में ध्यान रखना है। इजराइल का कैपिटल है तेल अवीव। दूसरा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, पब्लिश करने वाली बॉडी है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अपने आप में रिसर्च और एनालिसिस के लिए जाना जाता है, रिसर्च वगैरह करते हैं। और जो हमारा इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर आता है ना, उसी का एक छोटा सा कंपनी आप देख सकते हो, इसको बोला जाता है। प्लस इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और भी बहुत सारे इंडेक्स को रिलीज करता है। एक तो रिपोर्ट ये वाली हो गई, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। दूसरा यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसको भी रिलीज करता है। अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 53 पोजीशन पर रखी गई है कि कंट्रीज के अंदर किस प्रकार से डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, डेमोक्रेसी अच्छी खासी है या नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर मेजर किया जाता है इस इंडेक्स में। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की। यहाँ पर हमने आईफिल टावर का जरूर पिक्चर लगा रखा है, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कोई और सी है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इजराइल की जो सिटी है एक तरीके से तेल अवीव, इसने टॉप किया है इस पूरे इंडेक्स के अंदर। और दूसरा इसके बाद है पेरिस, और पेरिस के बाद सिंगापुर, ठीक है। तो पेरिस और सिंगापुर दोनों सेकंड नंबर पर आए हैं, टॉप पर तेल अवीव है। और फिर उसके बाद ज्यूरिक का है, ज्यूरिक के बाद यहाँ पर हांगकांग आपको देखने को मिलेगा, और न्यूयॉर्क 6ठे पोजीशन पर था। उसके बाद जेनेवा 7वें पोजीशन पर। तो
आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, ये कुछ कंट्रीज़ हैं। बेसिकली टॉप की कंट्रीज़ पूछी जा सकती हैं। टॉप पर तेल अवीव और सेकंड पर पेरिस और सिंगापुर, ये आपको दोनों देखने को मिलने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या मेजर किया जाता है, देखो यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ें मेजर प्राइसेस वगैरह मेजर नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर मेजर किया जाता है कि इन शहर की जो करेंसी है बेसिकली वो यूएस के डॉलर के मामले में स्ट्रॉन्गर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया यूएस डॉलर, देखो डॉलर से क्यों कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर डॉलर एक अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करेंसी मानी जाती है, तो डॉलर से यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इन शहरों की जो करेंसी है वो डॉलर से बहुत ज़्यादा मजबूत है, डॉलर के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्गर देखने को मिलती है। इस वजह से ये शहर अपने आप में एक्सपेंसिव हैं रहने के लिए। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या बताया गया। 2021 का जो ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे शहर रखे गए, 173 ग्लोबल सिटीज को कवर किया गया है। और यहाँ पे बताया गया कोविड-19 का डेफिनेटली काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें महंगी होती हुई नजर आई हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, इन शहरों के बीच में मतलब जितने भी ये शहर हैं, यहाँ पर पता है कैसे मेजर किया गया, 200 प्रोडक्ट्स जो कि हम लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, एसेंशियल्स होते हैं हम लोग के लिए, उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को भी मेजर किया गया। उन प्राइसेस को मेजर करते हुए बताया गया भी तेल अवीव के अंदर ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ, वो एक्सपेंसिव सिटी के अंदर टॉप पर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो रहने के लिए काफ़ी हद तक महंगी जगह ये मानी जाती है। अब बात करते हैं इंडियन सिनेरियो में। अब यहाँ पर हम जो इंडियन सिनेरियो में बात कर रहे हैं, ये हम चीपेस्ट सिटी की बात कर रहे हैं। चीपेस्ट की मतलब कि सबसे सस्ती जगह कौन कौन सी है जहाँ पर आप लोग रह सकते हो। अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर अहमदाबाद और गुजरात, इनको इसके अंदर लिस्ट तो क्या है, लेकिन टॉप 10 चीपेस्ट शहरों के अंदर लिस्ट किया गया है। मतलब सबसे सस्ते हैं, यहाँ पर आप रह सकते हो, रहने में यहाँ पर काफ़ी कम खर्चा आएगा। और अगर हम बात करें दुनिया भर के अंदर, ये तो हमने भारत की बात करी, दुनिया भर के अंदर जो सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, ये एक तरीके से चीपेस्ट शहर निकल कर आया है। उसके बाद त्रिपोली लीबिया का है, उसका उज़्बेकिस्तान के अंदर आपको तशकेंत देखने को मिलेगा, तुनीशिया का तुनिस, उसके बाद कजाकिस्तान का अल्मेटी, ये सब यहाँ पर चीपेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते हैं रहने के लिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल एग्जाम के लिए। यहाँ पे चर्चा की गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। अब ये क्यों है चर्चा में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे आप कह सकते हो यूपीएससी का पार्ट है, क्योंकि आपको मालूम होगा जब भी आपने पॉलिटी वगैरह पढ़ा होगा तो उसके अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी का एक पूरा टॉपिक आता है, उसमें से एक कमेटी ये भी है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, इसी वजह से ये चर्चा में है। पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी का ही एक पार्ट है। और इन कमेटी के बारे में जब आप लोग अपने यूपीएससी के लिए पढ़ते हो, पॉलिटी की किताब पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको ये वाला चार्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंदर बेसिकली 4 प्रकार की कमिटीज़ आती हैं। एक फाइनेंशियल कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक एड हॉक कमेटी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़। अब इसके अंदर जो फाइनेंशियल कमिटीज़ होती है, इसके अंदर भी 3 कमेटी होती हैं, जिसके अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा 2 और होती हैं, एक एस्टिमेट्स होता है और एक पीएसयू होता है। तो आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बाद ये सब भी आगे आगे चर्चा में आते रहेंगे, तो आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी फिलहाल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, सबसे पहले जानेंगे इसको कब बनाया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है उस समय क्या हुआ। सबसे पहली बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ठीक है, इसमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई थी और इसको हम लोग मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और इसी के बेसिस पर आगे हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट कमेटी को इंट्रोड्यूस करा था 1921 के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर मेंशन्ड थी। उसके बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसको हम लोग हर साल बनाते हैं। आपको ध्यान रखना है, रूल 308 ऑफ लोकसभा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो इस कमेटी को बेसिकली हर साल बनाया जाता है। इस कमेटी के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, और वो जो चेयरपर्सन है वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, तो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है उसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है, लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है। तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो बेसिकली यहाँ पर इस कमेटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब इस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, ऑब्वियसली कमेटी बनाई जा रही है तो एक आध मेंबर तो होगा नहीं, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बिल्कुल बहुत सारे मेंबर्स हैं। इसके अंदर टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर तो लोकसभा से इलेक्ट होते हैं और यहाँ पर 7 मेंबर राज्यसभा से भी इलेक्ट होते हैं। ये सब 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 1 साल बाद खत्म हो जाएगा मामला, उसके बाद दूसरे साल दोबारा एक और दूसरी कमेटी बनाई जाती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी हर साल बनती है, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसका पर्पज़ क्या है, एक लाइन में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर सरकार के पास कितना पैसा आया, सरकार ने कितना पैसा खर्चा है, बेसिकली सरकार कितना पैसा खर्च रही है, इन सब की रिपोर्ट तैयार करता है।
इन सबको ऑडिट करता है। जैसा कि हमारे कैग का काम है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया का जैसा काम होता है, जो सरकार के पास कितना पैसा आया है, सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, इन सब की ऑडिटिंग, इन सब का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो यहाँ पर हमारा कैग करता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी ये काम होता है। ठीक है, तो इसका मेन काम होता है अकाउंट्स को एग्जामिन करना, जो कि एक तरीके से आपको मालूम होगा जब भी यहाँ पर कुछ खर्चा वर्चा जा रहा है तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर पैसा हम लोग कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं, ये आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि सरकार को पैसा निकालना होता है तो उसके लिए यहाँ पर बिल वगैरह लाया जाता है, जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर जो सरकार है हमारी वो पैसा खर्चती है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो CAG होते हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये भी एक तरीके से क्या करते हैं, इनका काम भी यही है कि यहाँ पर सरकार ने कितना पैसा खर्चा है इस सब चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करना। फिर क्या होता है, यहाँ पर इसी रिपोर्ट को ये कमेटी भी एग्जामिन करती है। ये जो कमेटी है बेसिकली ये भी यहाँ पर इस रिपोर्ट को ऑडिट करती है, देखती है सरकार के रेवेन्यूज़ को, रिसिप्ट्स को, क्या खर्चा एक्सपेंडिचर्स को, सब चीज़ को देखा जाता है और कहीं पर गलत पैसा तो नहीं लगाया गया है या फिर कहीं पर बोलकर कहीं दूसरी जगह पर पैसा तो नहीं लगा दिया है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। आई होप आपको इस कमेटी के बारे में क्लियर हुआ है। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का एक पार्ट है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो जो कमिटीज़ होती हैं बेसिकली इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये आपको एक मंच प्रोवाइड करवाते हैं, एक फोरम आपको मिलता है जहाँ पर हमारी सरकार, जो हमारा पार्लियामेंट है वो सारे डिसीजन नहीं ले पाता। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं, बहुत टिपिकल मैटर्स होते हैं जहाँ पर पार्लियामेंट डिसीजन या डिस्कशन नहीं कर पाता है। तो उस जगह पर हम लोग कुछ एक्सपर्टीज़ को लेकर आते हैं, उनकी कमिटीज़ को बनाते हैं, देन उसके बाद वो कमिटीज़ काफ़ी हद तक सजेशंस अपने प्रोवाइड करवाती है, अपने मतलब जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है उस बेसिस पर अपने एक्सपर्ट सजेशंस को यहां पर प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो कमेटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो कि आपको सजेशंस वगैरह देती है। दूसरा यहां पर आप कह सकते हो एक तरीके से हम लोग को यह देखने को मिलता है कि जो बेसिकली कमिटीज़ होती हैं क्या कहते हैं, अपनी सहमति देती हैं कि हाँ भाई आपने यहाँ पर एक काम करना है, आप लोग हमने अपनी कमेटी बनाई है तो ये कमेटी आप लोग को अपनी इस चीज़ पर सहमति देती है। तो मतलब एक तरीके से अपने सजेशंस, अपनी यहाँ पर चीज़ों को बताना कि हाँ बिल्कुल ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा, तो इस चीज़ पर ये कमिटीज़ काम करती हैं। तीसरा यहाँ पर कमिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिसी इशूज़ को एग्जामिन करना। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो इशूज़ होते हैं उनको देखने का यहाँ पर काम करती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन देखो वापस से एक ही बात है कि भाई कमेटी का मेन काम यही होता है सरकार को सजेशंस देना। फिर उसके बाद वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, उस सजेशन को वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। फिर सरकार का जैसा भी डिसीजन आता है उसको लेकर कमेटी यहाँ पर एक रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो आपको ध्यान रखना है, इससे क्या होगा, जब आपका कहना यह है कि कमेटी बनाई तो गई है लेकिन कमेटी का काम इतना ही है कि सारे ऑडिटर मतलब जो भी बिल्स वगैरह हैं सरकार के उनको देखना। ठीक है, मेन काम बस यही है, लेकिन कमेटी कुछ कर नहीं सकती है, बस यहाँ पर ये देख ही सकती है कि सरकार ने पैसा कहाँ पर खर्च किया है, गलत तो नहीं खर्च किया, बस खाली इतना देख सकती है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो आप कहोगे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सरकार के ऊपर, बिल्कुल इससे इंपैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। क्या होगा, ये कमेटी पब्लिक के सामने सारी चीज़ें लेकर आएगी और क्या बोलेगी कि हाँ भाई सरकार ने ये पैसा यहाँ पर गलत खर्चा है, अगर गलत खर्चा होगा तो, है ना। तो यहाँ पर ये कमेटी इस प्रकार से चीज़ों को पब्लिक के सामने लेकर आएगी। फिर क्या होगा, पब्लिक के बीच में आपस में डिस्कशन होता है, अब पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप होगा और फिर इसका रिजल्ट पता है कब पता चलेगा, 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन में ये अपने आप ही बाहर चीज़ें आ जाती हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री आती है जीएस पेपर 1 के अंदर। और रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा है पाइका रेबेलियन 1817, तो डिस्कशन करेंगे आखिरकार ये पाइका रेबेलियन था क्या। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने बोला है पाइका रेबेलियन को हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोलेंगे। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से यही है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। आप लोगों को मालूम होगा 1857 का रिवोल्ट, बिल्कुल जो 1857 का रिवोल्ट है उसी को हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ओडिशा की सरकार उठकर आती है साल 2017 के अंदर। ओडिशा की सरकार पहली बार ये बोलती है हमारे केंद्र सरकार से कि भाई जो 1857 है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। क्या था फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, वो था पाइका रेबेलियन। तो ओडिशा की सरकार बोलती है कि आप लोग पाइका रेबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दो, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया, नहीं हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले। तो सरकार ने बोला नहीं, फर्स्ट पाइका रेबेलियन कैन नॉट बी कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो हमारा 1857 का रिवोल्ट है वही हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। एक तरीके से जो पाइका विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चलाया जा रहा था। इसी प्रकार से जो 1857 का रिवोल्ट था ये भी विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ पे बोला गया जो 1857 वाला रिवोल्ट है ये पूरे भारत के अंदर काफ़ी तेजी से फैल चुका था, लेकिन जो पाइका रेबेलियन है बेसिकली वो ओडिशा के अंदर सीमित रह चुका था। तो इसी वजह से सरकार यहाँ पर बोलती है 1857 को ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाएगा। तो ओडिशा की सरकार नाराज ना हो इससे,
तो इस वजह से केंद्र सरकार ने एक और काम किया, इन्होंने बोला चलो आप नाराज मत हो, क्या होगा जो एनसीईआरटी की बुक है, आपके यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक देखने को मिलता है, इन एनसीईआरटी बुक के अंदर जो क्लास 8th वाला एक तरीके से बुक होगी, इसके अंदर हम लोग पाइका को एक तरीके से पाइका रेबेलियन के बारे में सारी चीज़ें मेंशन करवा देंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर पाइका रेबेलियन के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सारी चर्चा कब हो रही थी, जैसे आपको मैं बताता हूं कि ये ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि आपको एक डिफरेंस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा होगा। जो 1857 का रिवॉल्ट है आपको पता चल गया 1857 में हुआ था, लेकिन जो पाइका रेबिलियन है ना बेसिकली वो 1817 में हुआ था। 1817 में यहाँ पर पाइका रेबिलियन देखने को मिला था। इस वजह से ओडिशा बार बार बोलता है कि भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पाइका रेबिलियन होना चाहिए, ना कि 1857 का रिवॉल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सरकार बोलती है नहीं, हम लोग इसी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हमारे पूरे भारत में बात चल रही थी इस पूरे रिवॉल्ट को लेकर, लेकिन जो 1817 वाला है बेसिकली ये खाली ओडिशा तक ही सीमित रह चुका था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। आर्टिकल आप देख पाओगे द हिंदू न्यूज़पेपर का है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस रेबिलियन के बारे में। तो यहाँ पर जो बेसिकली पाइका विद्रोह है या फिर पाइका रेबिलियन है, ये 1870 के अंदर हुआ। अब 1817 में हुआ, लेकिन कब से? सेपॉय म्यूटनी से पहले हुआ। मतलब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था सेपॉय म्यूटनी वाला, ठीक है, तो इससे पहले ही हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1817 ऑब्वियसली पहले आता है 1857 से, तो यहाँ पर ये पहले हो चुका था 40 साल पहले। अब क्या हुआ? 1857 के इस पाइका रेबिलियन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है बख्शी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, बख्शी जगबंधु विद्याधर, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा, पाइका को इकट्ठा करा। नाउ पाइका कौन होते हैं? तो पाइकास बेसिकली हुआ करते थे जो कि एक तरीके से राजा, जमींदार, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो जो फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे। मतलब कि पाइका रेबिलियन को जो पाइकास होते थे उनको सपोर्ट मिलता था राजा, जमींदार और भी विलेज हेड्स के थ्रू। आप कह सकते हो कि जो पीजेंट्स वगैरह होते थे, मतलब किसान होते थे। आप कहोगे किसान कब मतलब विद्रोह करने लगे, लड़ाई करने लगे? तो बिल्कुल देखो उस समय पर क्या होता था, पाइका को किसान के तौर पर देखा गया। वो किसान भी हुआ करते थे, लेकिन जब यहाँ पर आप कह सकते हो कोई ज़रूरत पड़ती थी उनकी, तो वो सोल्जर के तौर पर भी आते थे, सोल्जर भी बन जाते थे। तो यहाँ पर ये बेसिकली कहने का मकसद है। ठीक है, तो वो एक तरीके से फार्मर्स भी हुआ करते थे, लेकिन जब भी ज़रूरत होती थी तो वो यहाँ पर वो सोल्जर्स भी बन जाते थे और एज अ सोल्जर वो लड़ाई करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर आप कह सकते हो इसी रिवोल्ट में क्या हुआ, 2 अप्रैल 1817 में यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया, पाइकास को बुलाया गया इन्हीं व्यक्ति के थ्रू जो यहाँ पे बख्शी जगबंधु थे। इन्होंने यहाँ पर इन्हीं पाइकास को बुलाया, इकट्ठा किया और बोला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो अंग्रेज हैं उनके अगेंस्ट में क्या करेंगे, हम लोग विद्रोह करेंगे। और अगेंस्ट में विद्रोह किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये था पाइका रिवेलियन बेसिकली, और ये काफ़ी लंबे समय पहले स्टार्ट हो चुका था। 1857 के रिवोल्ट से पहले डेफिनेटली स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको एक रिकग्निशन इतना नहीं मिला क्योंकि ये ज़्यादा चर्चा में रहा नहीं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। पाइका रेबिलियन क्या है मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पुलिसमैन मारे गए, ब्रिटिशर्स का जो भी बहुत सारा खजाना था वो लूटा भी गया इन सब चीज़ों के अंदर। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो जो एक तरीके से लोग थे यहाँ के, ओडिशा वाले लोग थे, ये काफ़ी हद तक फिर भी हार चुके थे। यहाँ पर एग्जैक्टली यही बोला जाएगा। ये रिवोल्ट लगातार चलता रहा, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी है वो ओवर पावर कर गई, इनके पास पावर ज़्यादा हो गई और यहाँ पर ब्रिटिशर्स थोड़ा सा जीतते हुए नजर आए। और फिर उसके बाद जो विद्याधर थे जिन्होंने सबको इकट्ठा करा था, इनको जेल में डाला गया 1825 में, और फिर जेल में ही लगभग 4 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स ओवर पावर कर गए, ब्रिटिशर्स के पास पावर थोड़ी सी ज़्यादा आ चुकी थी इस समय पर, ये हम लोगों ने देखा है। तो पाइका रेबिलियन क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया सिंपल शब्दों में, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो स्लाइड है ना बेसिकली वही वाली है जो कि स्टार्टिंग में लगा रखी थी, ये वापस से यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। आज का लास्ट आर्टिकल पॉलिटी गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी आती है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है पीएम मित्र पार्क्स के बारे में। तो ये पार्क्स क्या है बेसिकली, इसके बारे में डिस्कशन होगा। बहुत बेहतरीन सा आर्टिकल है, पीआईबी के थ्रू इसको मेंशन किया गया। पीआईबी पे हमारी सरकार डायरेक्टली डेटा पब्लिश करती है। तो हाल ही में सरकार ने अप्रूव किया है कि हम लोग लगभग 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क को रखने वाले हैं। ये बेसिकली जो पीएम मित्रा ये एक्रोनिम है। यहाँ पर जो मित्रा है ना ये एक्रोनिम है। मित्रा की फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। बहुत सारे पार्क्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, पार्क्स को बनाया जाएगा और वो पार्क ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के साइट्स पर बनाया जाएगा। क्या होता है ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड, मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी। कितना पैसा खर्चा जा रहा है इसके अंदर, तो 4,400 मतलब इतना ही हो गया, मतलब 4,445 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चा जा रहा है 2027 से लेकर 2028 तक। यहाँ पर आप कह सकते हो ये इस पैसा को खर्चा जाएगा। ऐसा बताया गया आने वाले 7 सालों में ये पैसा खर्चने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग मेगा पार्क को लगाएंगे।
तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक चीज़ कॉमन सी आपने देखी होगी, टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा होता है, बेसिकली कपड़ों के लिए यहाँ पर ये पार्क लगाया जा रहा है। ठीक है, कपड़ों के मामले में हम लोग टॉपर बनकर निकल कर आए। देखो आज के टाइम पर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होती हैं, आज के टाइम पर बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, टॉमी हिलफिगर और भी बहुत सारी लेवाइस और बहुत सारी ब्रांड्स देखने को मिलेंगी, लेकिन इंडिया की कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मकसद यह है कि टेक्सटाइल के मामले में हम लोग आगे ग्रो करें, क्योंकि टेक्सटाइल हमारे लिए एग्रीकल्चर के बाद सेकंड मोस्ट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से बहुत सारी इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है। तो हम लोग टेक्सटाइल को आगे बढ़ा सकते हैं, मेन मकसद ये रखा गया है। तो कैबिनेट ने यहाँ पर क्या किया है, अप्रूव किया है कि हम लोग 7 पीएम मित्र पार्क को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। 7 बड़े बड़े पार्क्स लगाए जाएंगे, वहां पर सारा काम होगा। सारा काम मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा। पैसा कितना अनाउंस किया गया, 4,445 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस पूरे स्कीम का जो विजन है वो है 5F, तो आपको ध्यान रखना है इसका विजन क्या है। 5F आपसे क्वेश्चन बन सकता है। 5F का मतलब है, एक F का मतलब है फार्म, फार्म से लेकर फाइबर तक, फाइबर से लेकर फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से लेकर फैशन तक, फैशन से लेकर फॉरेन तक, मतलब सारा काम एक ही पार्क में किया जाएगा। पहले क्या होता था भाई, यहाँ से कपड़ा बना, फिर उसके बाद इसको आगे बना स्टिचिंग के लिए, इसकी सिलवाई के लिए हमने आगे भेजा, फिर आगे भेजा, इस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्टेशन करते करते काफ़ी लंबे समय हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक ही पार्क में सारी इंडस्ट्रीज लगा दी जाएंगी, वहीं पर यहाँ पर कपड़ा बनाकर पूरी तरह से तैयार करके उसको डायरेक्टली यहाँ पर से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार की हम लोग चीज़ देखने वाले हैं। मतलब एक ऐसा पार्क होगा जहाँ पर फार्मिंग से लेकर फाइबर, फाइबर से लेकर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, मतलब एक्सपोर्ट भी हम लोग कर देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देख पाएंगे। ये 5F विजन रखा गया है, एक ही जगह पर पूरे के पूरे जो एक तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इंक्यूबेशन सेंटर होगा, उसके बाद प्लग एंड प्ले इन फैसिलिटी होगी, डेवलप्ड फैक्ट्री साइट्स होंगी, रोड्स, पावर, वाटर, वेस्ट वाटर सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तरीके से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही पार्क के अंदर डेवलप किया जाएगा और उस पार्क में एक ही बार में यहाँ पर सामान को बनाया जाएगा और डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जाएगा, या फिर हम अपने यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जो पिक्चर में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखित में लिखी हुई हैं, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या होगा, देखो जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब कहीं कहीं पर पूरे तरीके से शुरू से लेकर नए नए पार्क्स बनाए जाएंगे। लेकिन जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक अपग्रेडेशन करते हैं। मान लो यहाँ पर पहले से बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, तो यहाँ पर पार्क बना दिया जाएगा, तो यहाँ पर इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन ग्रीन फील्ड में कुछ भी नहीं है, हम लोग शुरू से लेकर सारे काम को डेवलप करते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, एडिशनल कुछ पैसा भी अनाउंस किया गया है, 300 करोड़ रुपए का एडिशनल इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को, इन पार्क्स को सपोर्ट किया जाएगा। जो इन्वेस्टर हैं, बेसिकली जो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाते हैं, इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगभग यहाँ पर 100 लोगों को हायर करते हैं, तो उनको आने वाले 3 साल के 10 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो आप कह सकते हो इंसेंटिव भी सरकार दे रही है ताकि हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर को आगे ग्रो कर सकें। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहला फ़ायदा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब जो सामान को हम लोग इधर से उधर ले जा रहे थे, पहले यहाँ से हमने कपड़े को बनाया, फार्मिंग करने के बाद दूसरी फैक्ट्री में ले गए स्टिचिंग के लिए, फिर उसके बाद फैक्ट्री में तीसरी फैक्ट्री में ले गए पैकिंग के लिए, तो अलग अलग काम हो रहा है, तो उसके लिए कॉस्ट और ज़्यादा लगती है। तो अब क्या होगा, वो कॉस्ट कम करवा दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी जब यहाँ पर फैक्ट्रीज लगेंगी। तो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट है वो आएगा भारत के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। तो इसी प्रकार की और भी बहुत सारी स्कीम्स है जो कि टेक्सटाइल को ग्रो करती हैं। आप देख पाओगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, नेशनल टेक्सटाइल मिशन है। तो हम लोग अपने कपड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे स्कीम्स को लेकर आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी क्या है, अभी बड़े बड़े पार्क्स को सेटअप किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जैक्टली भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है इंडियन इकोनॉमी की, और उसके बाद आप देख पाओगे आज के टाइम पर 2.3% तक यहाँ पर इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट करती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारी जीडीपी के अंदर 2.3 तक कंट्रीब्यूशन रहता है। एग्रीकल्चर के बाद दूसरी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग को पैसा कमा के देती है। इंडिया आज के टाइम पर छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, इन कपड़ों का छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन तब भी हमारी इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, तो इंटरनेशनल ब्रांड होनी चाहिए। इसके ऊपर भारत आज के टाइम पर लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पर टेक्सटाइल को ग्रो करने के लिए भारत सरकार की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये सारे नाम देख पा रहे होंगे। ठीक है, इंडिया यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्क का भी है। देखो हम लोग यहाँ पर टेक्सटाइल के मामले में तो हैं आगे, सिल्क का प्रोड्यूसिंग भी हम लोग बहुत करते हैं, सिल्क का प्रोडक्शन भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर हम लोग इस क्विज को देखेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो सही से सुना है तो इन सभी के क्वेश्चंस को आप लोग इनके आंसर्स आराम से दे पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बात करता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर कुछ अभ्यास होते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इन दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है।
और इन दोनों कंट्रीज़ के नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, रिसेंटली नागालैंड ने सेलिब्रेट किया है अपना कौन सा स्टेटहुड डे, मतलब कितने नंबर वाला स्टेटहुड डे है, ये आप लोगों को बताना है, जो कि अभी 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। रिसेंटली वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट ने रिलीज किया है और इन्होंने बताया दुनिया की सबसे महंगी सिटी रहने के लिए कौन सी है, तो आप लोगों को यहाँ पर उसका सिटी का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड को हम लोग यहाँ पर एक तरीके से फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ सेपरेट स्टेट। यहाँ पर आप कह सकते हो कि नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था, कौन सी तारीख को, कौन से साल में, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट कमेटी को इंट्रोड्यूस किया था 1921 में, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, आप लोगों को उसका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पाइका रिबेलियन है, पाइका विद्रोह है बेसिकली, ये कौन से ईयर में हुआ था, ये आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट को बनाने वाली बॉडी कौन सी है, बनाने वाली, इसको कंपाइल करने वाली जो बॉडी है उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। ये एक न्यूज़पेपर को भी पब्लिश करती है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था। तो इसके जो आंसर्स हैं मैंने आप लोगों को आगे प्रोवाइड करवा दिए हैं, इन आंसर्स को आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बिना देखे आपको उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी हद तक हेल्पफुल ये आप लोगों के लिए रहेगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।